राधे राधे साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जनन तंत्र, या इसी को बोला जाता है प्रजनन तंत्र। तो होता क्या है प्रजनन? प्रजनन का मतलब होता है कि जब कोई प्राणी अपने ही समान संतति या संतान उत्पन्न करना चाहता है तो वो प्रक्रिया पूरी क्या कहलाएगी? हमारी प्रजनन तंत्र। तो हमारा टॉपिक है मानव प्रजनन तंत्र के बारे में। तो मानव प्रजनन तंत्र में सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो मानव एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि मानव नर और मादा में विभाजित रहता है, यानी इनके अलग अलग काम होते हैं। मतलब जो केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं वो नर कहलाते हैं, और जो केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मादा। और मानव कैसे होते हैं? जरायुज। ये कंपटीशन के पेपर्स में भी बहुत आता है, और हाई स्कूल में तो ये पूरा एक चैप्टर है। तो अच्छे से देखिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। फिर हम पढ़ते हैं कि मादा में अंडे का निषेचन होता है एक फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब उसका निषेचित किया जाता है। एक लंबी सी नली होती है, उसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद भ्रूण बनता है, और भ्रूण का विकास होता है हमारे गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय याद रखिएगा। मादा में जनन अंग क्रियाशील होने लगते हैं 12 से 13 वर्ष की आयु में, और उसी के विपरीत नर में जनन अंग देखा जाए तो 14 से 15 की उम्र में होने लगते हैं। अब नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र क्या होता है? तो नर जनन तंत्र जहाँ से नर जनन कोशिका उत्पन्न होती है, और निषेचन के लिए जो पूरा एक मार्ग होता है वो पूरा मिलकर के बनाता है आपका नर जनन तंत्र। जैसे मान लीजिए वृषण और वृषण कोश, यहाँ बनती है हमारी जनन कोशिका। जनन कोशिका कौन सी होती है? अभी हमने पढ़ा था, जिसे हम क्या बोलते हैं? शुक्राणु, या इसको कहा जाता है वीर्य। अब वीर्य बनेगा तो इसके 7 भाग होते हैं। कैसे? सबसे पहले पढ़ते हैं कि जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र, ठीक है, इसका निर्माण करते हैं। 7 भाग हैं। पहला है वृषण एवं वृषण कोश। ये क्या करते हैं? वृषण बनाता है शुक्राशय, या उसी को वृषण बोलते हैं। ये क्या करता है? शुक्र जनन करता है, या शुक्र को कहा जाता है वीर्य। वीर्य में होते हैं शुक्राणु। अब उसकी रक्षा के लिए होता है वृषण कोश। अब ये अधिवृषण पे काम करते हैं, इनको बोला जाता है एपिडाइमिस के बाद होती है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका का मतलब ये ले जाने वाली है, वाहिका मतलब नलियां। अब उसके बाद आता है हमारा शुक्राशय, जहाँ पे ये इकट्ठा होता है। फिर आता है मूत्राशय, यूरेथ्रा, जिस मार्ग के द्वारा ये निषेचन के लिए जाता है। फिर आता है हमारा शिश्न, पेनिस, और इससे संबंधित प्रोस्टेट ग्रंथियां। आप चित्र में देख सकते हैं भली भांति कौन सी चीज किधर पे है। आइए समझते हैं, एक बार फिर से याद करते हैं। क्या? जनन कोशिका उत्पादित करने वाले एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने में जो जो पार्ट्स हमारे यूज होते हैं, उन्हीं अंगों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? नर जनन तंत्र। जिसमें से 7 चीजें अपन को पढ़नी है। पहला है वृषण एवं वृषण कोश, इन्हीं को बोलते हैं टेस्टिस। दूसरा है एपिडिडाइमिस, इनको कहा जाता है अधिवृषण। फिर आती है हमारी शुक्रवाहिकाएं, जिनको बोलते हैं वास डिफरेंस। उसके बाद आता है हमारा शुक्राशय, शुक्राशय मतलब सेमिनल वेसिकल्स। अब उसके बाद आ जाता है मूत्राशय, इनको बोलते हैं हम यूरेथ्रा। फिर आता है शिश्न या पेनिस, यो मेन जनन अंग कहलाता है, और पेनिस के साथ हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। तो इसके बाद हम इनके बारे में जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नर जनन तंत्र में पहला हमारा सबसे पहले आता है शुक्राणु बनता कहाँ पे है? वृषण में। अब शुक्राणु के लिए जो ताप होता है वो ताप हमारे शरीर से कम होना चाहिए। तो शुक्राणु बनेगा हमारे वृषण में। वृषणों की संख्या होती है 2। अब इन वृषणों की संख्या 2 है तो दोनों तरफ से आएंगे, और ये दोनों ही हमारी शरीर से एक पतली सी त्वचा, ठीक है, जो रहती है उसी झिल्ली में रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है वृषण कोश। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि शुक्राणु को शरीर के ताप से बचाने के लिए जहाँ ये वृषण होते हैं उनको एक थैली या त्वचा की थैली कहते हैं, उसे कहा जाता है वृषण कोश। तो समझिए
शुक्राणु का निर्माण वृषण के अंदर होता है। इनकी संख्या 2 होती है। शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए, इसीलिए वृषण शरीर से लटकती त्वचा में बनी हुई थैली, जिनको क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, उसमें रहते हैं। अब हम समझते हैं कि वृषण में क्या बनता है। तो वृषण में हमने पढ़ा है कि शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्राणु जो होते हैं उनकी संरचना कुछ ऐसी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, छोटी जो कोशिका है वो शुक्राणु होती है। तो शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस भी पाया जाता है, एक्रोसोम भी होता है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये सिर और इसका मध्य भाग और इसकी पूंछ। ठीक, तो कुछ इस प्रकार का शुक्राणु आपको दिखाई देता है। इसकी संरचना के बाद आइए आगे पढ़ते हैं। तो वृषण किसका निर्माण करते हैं, शुक्र का। अब ये शुक्र क्या होता है, तो मैथुन के बाद जो गाढ़ा पदार्थ निकलता है सफ़ेद कलर का, उसे हम कहते हैं वीर्य या शुक्र। अब शुक्र में ही जो छोटे छोटे तत्व पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है शुक्राणु, या ये सबसे छोटी कोशिका होते हैं हमारे शुक्र के। अब एक औसत स्खलन में 1 चम्मच शुक्र का स्त्राव होता है और इसमें लगभग 20 से लेकर के 20 लाख तक की संख्याओं में शुक्राणु हो सकते हैं। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, जिसमें उसकी पूंछ पाई जाती है, उसका सिर होता है और बीच के भाग को ग्रीवा कहा जाता है। यही आगे चल के अंडाणु से प्रक्रिया करके आपका बच्चा बनाता है। अब पढ़ते हैं उसके आगे। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक तथा मैथुन के बाद मादा में 72 घंटे तक। अब मैथुन शब्द अगर आपको भारी लगता है तो इसकी जगह पे आप इंग्लिश वर्ड सेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वृषण का प्रत्येक खंड शुक्रजनन नलिकाओं से भरा हुआ होता है। ये नलिकाएं जो होती हैं वो छल्लेदार होती हैं, है ना। तो छल्लेदार नलिकाएं क्यों होती हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप्स होते हैं। इन नलिकाओं के बीच में जो गैप्स होते हैं उन्हें अंतराली कोशिका कहते हैं और ये ही जा करके एस्ट्रोजन, ठीक है, या टेस्टोस्टेरोन का इस्तेमाल करके उकसाने का काम करती हैं। इन्हें हार्मोन कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा हमारा अंग जो है या पार्ट जिसे हम कह सकते हैं है अधिवृषण। ये 6 मीटर की एक लंबी कुंडलित संरचना होती है, जिसका पहला भाग या ऊपरी सिरा जो होता है वो हमारा वृषण से जुड़ा होता है और जो दूसरा छोर है वो शुक्रवाहिका बनाता है। अब इन चीज़ों को याद रखने के लिए आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और मैं बहुत ही छोटे या कह सकते हैं पैराग्राफ के तरीके से समझा रहा हूँ, लिखते जाइएगा और उनको मेमोराइज कीजिए। अब तीसरा पार्ट हमारा आता है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या होती है, ये पतली संरचना है, ठीक है, और इसकी जो मांसपेशियां मतलब इसकी जो संरचना है वो मांसपेशियों से बनी होती है, जिसके थ्रू शुक्राणु एक छोर से दूसरी छोर तक जाते हैं। अब शुक्रवाहिका में पहुंचते ही अधिवृषण से शुक्राणु आगे पहुंचते हैं। शुक्रवाहिका केवल शुक्राणु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वृषण, ठीक है, और वृषण कोश। उसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक है अधिवृषण और तीसरा हमने क्या पढ़ लिया है, शुक्रवाहिका। चलिए आगे चलते हैं। तो शुक्राणु की सैर या शुक्राणु की यात्रा शुक्रवाहिका के बाद पहुंचती है हमारे शुक्राशय में। ये एक जोड़ी पेशीयुक्त भित्तीय रचना होती है जो कि हमारे पालीयुक्त होती है और प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, जानते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होगी और शुक्राशय से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है। अब ये चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, देखिए जानते हैं, मूत्रमार्ग। शुक्राशय से निकला चिपचिपा पदार्थ मूत्रमार्ग में आगे जाकर शुक्राणु के लिए रास्ते को चिकना बनाता है, जिससे कि स्मूथली हमारा शुक्र या जिसे हम वीर्य कहते हैं वो आगे बढ़ सके। फिर उसके बाद आता है प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट का काम क्या होता है कि ये मूत्रमार्ग से मूत्राशय तक संबंध रहता है और ये एक विशिष्ट प्रकार का गंध छोड़ता है जो कि हमारे शुक्र को, या जिसे हम बोलते हैं जिसमें हमारे शुक्राणु पाए जाते हैं, उसको एक गंध प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं हमारा शिश्न। अंतिम हमारा नर जनन तंत्र में लास्ट भाग आता है शिश्न या पेनिस का। तो पेनिस का क्या काम है देख लेते हैं। यह पुरुषों का संभोग करने वाला अंग है, मतलब जब सेक्स होता है तो यही पार्ट काम में आता है। इसके माध्यम से ही शुक्राणु मादा के जनन तंत्र में पहुंचते हैं, या कहते हैं संभोग के समय मादा और स्त्री और पुरुष के बीच में संभोग होता है तो नर जनन तंत्र कौन सा होगा अपना, पेनिस या शिश्न। अब मूत्रमार्ग में मूत्राशय से प्रारंभ होकर के जो पेनिस होता है उसके ऊपरी भाग में खुलेगा। अब ये क्या करता है, इसमें अत्यधिक ब्लड की आपूर्ति होती है जिसके कारण संभोग के समय शिश्न कड़ा हो जाता है। तो हम शुरुआत से पढ़ते हैं कि हमने नर जनन तंत्र में कितने पार्ट्स पढ़े हैं, हमने 7 पार्ट्स पढ़े हैं। सबसे पहला था हमारा वृषण,
और वृषण कोश। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा अधिवृषण, तीसरे पे शुक्रवाहिका, चौथे पे शुक्राशय, पांचवा हमारा था मूत्र मार्ग, छठवा था शेषन, और उसके पहले हमने प्रोस्टेट ग्रंथियां पढ़ी थी जो इसी से संबद्ध होती हैं। तो आइए हम आगे जानते हैं मादा जनन तंत्र को। जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र को हम 4 छोटे छोटे भागों में पढ़ सकते हैं या 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इससे आसानी से हम जान सकेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से हैं जान लेते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनियां, उसके बाद गर्भाशय और योनि। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडाशय या ओवेरीज। तो प्रत्येक मादा में ये जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। जो पेल्विक हमने हड्डियों में पढ़ा था, तो पेल्विक गर्डल या पेल्विक कैविटी के आसपास दोनों ओर एक एक होता है। अब अंडाशय के भीतर हमारे अंड जनन के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है और यही अंडाणु शुक्राणु से क्रिया करके भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण आगे जाकर के संतति उत्पन्न करने में सहायता करता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं आगे। अंडाशय जो होते हैं वो हमारे पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा लटके हुए रहते हैं या उनसे चिपके हुए रहते हैं जो पेट के नीचे रहता है। अब बात करते हैं अंडाशय के बाह्यतम स्तर की, जिसको एपिथीलियम, और जो आंतरिक भाग होता है वो संयोजी ऊतक का बना होता है। एपिथीलियम भी एक ऊतक है और संयोजी ऊतक। अब स्ट्रोमा इन्हीं के आंतरिक भाग को कहा जाता है जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ये मादा जनन तंत्र के हार्मोन कहलाते हैं और ये ऋतुस्राव को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं। मादा जनन तंत्र का दूसरा भाग है हमारे अंडवाहिनियां या फैलोपियन ट्यूब। इनकी संख्या 2 होती है और ये गर्भाशय के ऊपरी भाग में होते हैं। चलिए जानते हैं आगे क्या है। तो प्रत्येक फैलोपियन नलिका की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, तो इसका हिंदी में क्या होता है नाम, अंडवाहिनियां। तो पहला हमने पढ़ा था अंडाणु, अब पढ़ रहे हैं अंडवाहिनियां। उसके बाद इसका एक सिरा गर्भाशय से व दूसरा अंडाशय की ओर अंगुली समान झालर, ये झालर के समान संरचनाएं बनाती है, इनको फिमरी बोला जाता है। अब जब भी अंडाणु निकल करके आता है तो यहाँ पे एक कैप्चर टाइप के लगे होते हैं जिसको बोला जाता है फिमरी। ये अंडाणु को कैच कर लेते हैं। अब अंडाणु जब कैच कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से सीधा गर्भाशय की ओर भेज दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक गर्भाशय। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं के भ्रूण के परिवर्धन हेतु जगह उपलब्ध कराना। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट भाग हमारा योनि। ठीक है, योनि मादा जनन तंत्र का लास्ट भाग। मादा जनन तंत्र का अंतिम पार्ट योनि, यानी इसको हम बोलते हैं वजाइना। नली के समान संरचना होती है, 7.5 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है और गर्भाशय में खुलती है। एक भाग बाहर के तल से शुरू होकर के गर्भाशय तक फैला रहता है, मूत्राशय और इसके बाहर मलाशय स्थित होता है। योनि की दीवारें भी पेशियों तक की ही बनी होती हैं। अब योनि का एक सिरा मादा जनन छिद्र के रूप में खुलता है और दूसरा सिरा ग्रीवा से जुड़ा रहता है। अब ये ग्रीवा से जुड़ा रहता है, इसका मतलब है कि वीर्य जैसे ही शिश्न के माध्यम से आएगा और वो ग्रीवा के माध्यम से कहाँ पहुँचा देगा, गर्भाशय में। तो इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है वीर्य को गर्भाशय तक पहुँचा देना। अब इसकी दीवारों में बल्बरोरीथल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिसमें से एक चिकना द्रव्य निकलता है जो इसके मार्ग को चिपचिपे पदार्थ के कारण चिकना बना देता है। चिपचिपा या चिकना होने के कारण इसमें आसानी से पुरुष लिंग आवागमन कर सकता है और हमारा मतलब जो पुरुष का वीर्य होता है वो इसके माध्यम से गर्भाशय में चला जाता है। और हम जानते हैं गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है, उसका पोषण किया जाता है, उसके बाद नई संतति का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा दर्द जिसे कहते हैं कि एक सामान्यतः इंसान 8 डेसिबल तक सह सकता है, लेकिन ये 12 डेसिबल तक का दर्द होता है जब किसी नए बच्चे को जन्म देना होता है। तो राधे राधे, यहीं ख़त्म करते हैं हमारी वीडियो को। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।